हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी बायोलॉजी का 15 चैप्टर पढ़ रहे हैं, पादप में वृद्धि एवं परिवर्धन। इसके पहले वीडियो में मैंने वृद्धि के बारे में आपको बताया है। अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, विभेदन, निर्विभेदन तथा पुनर्विभेदन। देखिए, पादपों में जो कोशिका का विभाजन होता है वो विभज्योतक ऊतकों में होता है, जिसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, जो कि पादपों के कुछ विशेष स्थानों में जैसे प्रवरोह शीर्ष है, मूल शीर्ष है, कैम्बियम है, इन जगहों में पाया जाता है। तो वे कोशिकाएं जो विभाजन कर सकती हैं वो अविभेदित कोशिकाएं कहलाती हैं, क्योंकि वो और किसी प्रकार के कार्य को करने के लिए अनुकूलित नहीं होते हैं, वो सिर्फ विभाजन करते हैं। वो अविभेदित कोशिकाएं होती हैं। और जब उनसे बनने वाली कोशिकाएं कुछ विशेष कार्य को करने के लिए विभेदित हो जाती हैं, मॉडिफाइड हो जाती हैं, जैसे कि मृदोतक में स्थूल कोणोतक, दृढ़ोतक, जाइलम, फ्लोएम, इन कोशिकाओं में अगर रूपांतरित हो गए हैं, विशेष कार्य कर रहे हैं, विभाजन नहीं कर रहे हैं, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं विभेदन, डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब ये विभाजन नहीं कर सकते, लेकिन ये विभेदित कोशिकाएं अगर जरूरत पड़ेगी तो वापस विभाजन करने योग्य कोशिकाओं में बदल जाते हैं। जैसे शुरू में विभज्योतक थे, विभाजन कर रहे थे, उनसे बने, विभाजन नहीं कर रहे हैं, अब वो वापस विभाजन करने वाले बन गए और अपना काम शुरू कर दिए फिर से, तो उसे हम कहते हैं निर्विभेदन। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, और जब काम खत्म हो जाएगा तो फिर से विभेदित हो जाएंगे, रीडिफरेंशिएशन हो जाएंगे, तो पुनर्विभेदन। तो फिर से बता रहा हूं, जो विशेष कार्य नहीं करते, सिर्फ विभाजन करते हैं, वो अविभेदित हैं। विभाजन से जो कोशिकाएं बनी हैं वो विभेदित हो जाती हैं, विशेष कार्य करते हैं। जरूरत पड़ने पर विभेदित कोशिकाएं फिर से अविभेदित जैसे हो जाती हैं, उसको हम निर्विभेदन कहते हैं। और काम खत्म होने के बाद फिर से विभेदित हो जाएंगे, उसे पुनर्विभेदन कहते हैं। ठीक है, जैसे जब कैम्बियम का निर्माण होता है, कैम्बियम रिंग का निर्माण होता है, तो उसमें दो भाग होता है। एक जो कैम्बियम का भाग है मेरिस्टेमेटिक, को पहले से रहता है, जो जाइलम फ्लोएम के बीच में रहता है, जिसको अंतरा सहमनी कैम्बियम कहते हैं। और उनके बाहर वाले भाग में विभेदित कोशिकाएं वापस अविभेदित होकर कैम्बियम बनाते हैं, जिसको अपन इंटरवेस्कुलर कहते हैं, है ना, अंतर संवहनी कैम्बियम कहते हैं। आप इसको ठीक से समझना चाहते हैं तो आप मेरे जो पहले वाले वीडियोस हैं, जिसमें मैंने आपको पादपों का शरीर, पुष्पी पादपों का शरीर करके एक चैप्टर पढ़ाया है मैंने, एनाटॉमी, उसमें बहुत डिटेल बताया है इस चीज को, तो आप वहां पर जाके पढ़ेंगे। मूल शिखाग्र विभज्योतक तथा प्ररोह शिखाग्र विभज्योतक से आने वाली कोशिकाएं और कैम्बियम विभेदित होती हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है विभज्योतक हैं, तने के शीर्ष में, जड़ के शीर्ष में, कैम्बियम में, उनसे बनने वाली कोशिकाएं वो विभेदित हो जाती हैं, ये अविभेदित है, तथा विशिष्ट क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए परिपक्व हो जाती हैं। विशिष्ट क्रियाकलाप जैसे कि मृदोतक है तो वो फोटोसिंथेसिस वगैरह करेगा, है ना, स्थूल कोणोतक है, दृढ़ोतक है, वो मजबूती देते हैं। जाइलम फ्लोएम का काम आपको पता ही है कि वो क्या करते हैं, तो ये विशिष्ट कार्य करते हैं, है ना, जिसके लिए वो विभेदित हुए हैं। यह परिपक्वता की ओर अग्रसर होने वाली कार्यवाही विभेदन कहलाती है, इसी को विभेदन कहेंगे। ठीक है, और विशेष कार्य करेंगे, वो विभाजन नहीं कर सकते। अब वे अपनी कोशिका भित्ति एवं जीव द्रव्य दोनों में ही या कुछ व्यापक संरचनात्मक बदलावों से गुजरती हैं। ठीक है, कई बदलाव होते हैं उनमें, जैसे कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है, उसमें पेक्टिन है, लिग्निन है, सुबेरिन है, इन पदार्थों का जमाव हो जाता है, वो मजबूत हो जाती हैं। कोशिकाएं कई बार मृत हो जाती हैं, जैसे कि दृढ़ोतक कोशिकाएं हैं, मृत हो जाती हैं। जाइलम की ज्यादातर कोशिकाएं मृत हैं, है ना। उदाहरण स्वरूप, एक वाहिकीय तत्व के बनने में कोशिका अपने जीव द्रव्य को खो देती है और बाद में एक बहुत सुदृढ़ तन्यतापूर्ण लिग्नोसेलुलोजिक कास्ट कोशिका साधानी द्वितीय कोशिका भित्ति विकसित होती है, जो लंबी दूरी तक सर्वोच्च तनाव में भी जल को वहन करने के लिए उपयुक्त होती है। ये वाहिकीय तत्व क्या है पता है ना, वाहिका यानी कि यह है वेशल ट्रेकीड, जो जाइलम में पाई जाती है। जाइलम में जो ट्यूब पाई जाती हैं उन्हें वाहिकीय तत्व कहते हैं। इनकी जो कोशिकाएं हैं वो एक तो मृत हो जाती हैं, उनकी कोशिका भित्ति में लिग्निन का जमाव हो जाता है
और उसके कारण से वो दृढ़ोतक हो जाते हैं। और दृढ़ोतक का मतलब है कि बहुत मजबूत हो जाते हैं, और उसके अंदर पानी बहुत तनाव के साथ ऊपर चढ़ रहा है तो भी वो झेल जाते हैं, और पौधे को भी मजबूती देने में वो मदद करते हैं। जो बड़े बड़े वृक्ष हैं उनकी जो मजबूती होती है वो विशेषकर जाइलम के कारण से होती है। जाइलम जितना ज़्यादा विकसित रहेगा वो पौधा उतना ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ठीक है, आप पौधों के शरीर की विभिन्न रचनात्मक विशेषताओं एवं उनकी संबंधित क्रियाशीलता संबंध स्थापित करने की कोशिश करें। तो ये सारी कोशिशें हम कर चुके हैं पुष्पी पादपों का शारीर पढ़ते समय, जिसमें हमने सब चीज़ों को डिटेल पढ़ा है। पौधे अन्य रोचक तथ्य दिखाते हैं। जीवित विभेदित कोशिकाएं कुछ खास परिस्थितियों में विभाजन की क्षमता पुनः प्राप्त कर सकती हैं। वही बात मैंने आपको कहा कि जब ये कोशिकाएं विभाजन नहीं कर पा रही हैं लेकिन आवश्यकता पड़ने पर दोबारा विभाजन करने की क्षमता हासिल कर लेती हैं, उसे निर्विभेदन कहते हैं, डी डिफरेंशिएशन। जैसे कैम्बियम के निर्माण के समय एक बार आपको देखने को मिलेगा, या पौधे में कहीं पर चोट लग जाता है, आप कुल्हाड़ी मार के चले जाओ पौधे को तो धीरे धीरे वो जगह भर जाता है, तो वहां पर ये कोशिकाएं भी इसी तरह से दोबारा विभाजन की क्षमता हासिल करती हैं। इसे निर्विभेदन कहते हैं। इस क्षमता को निर्विभेदन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अंतरा पुलय वाहिकी कैम्बियम एवं कॉर्क कैम्बियम। अब यहां पर थोड़ा शब्द गलत लिख दिया है, एक्चुअली ये अंतरपुलीय होगा, अंतरपुलीय। अंतरापुलीय तो पहले से बना रहता है, वो मेरिस्टेमेटिक ही रहता है। अंतरपुलीय जो रहता है वो बाद में बनता है, और वो पेरेनकाइमेटस कोशिकाएं जो परमानेंट हो चुकी हैं, विभाजन नहीं कर रही हैं, उनसे वापस विभाज्योतक बना के बनती हैं। इसलिए ये अंतरपुलीय वाहिका कैम्बियम, और कार्क कैम्बियम भी ऐसी बनता है, बाद में बनता है, विभाजन नहीं कर रही कोशिकाओं से बनते हैं और इनमें विभाजन की क्षमता वापस आ जाती है। निर्विभेदित कोशिकाओं ऊतकों के द्वारा उत्पादित कोशिका बाद में फिर से विभाजन की क्षमता खो देती हैं ताकि विशिष्ट कार्यों को संपादित किया जा सके, अर्थात पुनर्विभेदित हो जाती हैं। तो स्वयं ये कोशिकाएं भी हो जाती हैं, लेकिन इनसे बनने वाली कोशिकाएं जो हैं वो भी विभाजन की क्षमता खो देती हैं। इस प्रक्रिया को पुनर्विभेदन कहते हैं। एक काष्ठीय द्विबीजपत्री पादप के कुछ ऊतकों की सूची बनाएं जो पुनर्विभेदन के उत्पाद हों। तो इसका उत्पाद होता है द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम, द्वितीयक मेडुलरी रे, कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, द्वितीयक कॉर्टेक्स, द्वितीयक वल्कुट जिसको कहते हैं। ठीक है, ये इसके उत्पाद हैं। आप जा करके मेरे उसी चैनल में पढ़ेंगे तो उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा पुष्पी पादपों का शारीर, वहां पर आप पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। आप अर्बुद का कैसे वर्णन करेंगे? अर्बुद का मतलब होता है गांठ, ट्यूमर। ट्यूमर का कैसे वर्णन करेंगे? तो किसी पादप में जब ट्यूमर बनता है तो वहां की कोशिकाओं का जो विभाजन है वो अनियमित हो जाता है, अनलिमिटेड हो जाता है। उनके विभाजन को रोकने का जो जेनेटिक सिस्टम होता है वो फेल हो जाता है और वो लगातार विभाजन करने लग जाता है, जिससे वहां पर ट्यूमर बन जाता है। अर्बुद का मतलब ट्यूमर। ठीक है, आप उस मृदुतक कोशिका को जिसे प्रयोगशाला के नियंत्रित क्षेत्र में पादप ऊतक संवर्धन के दौरान विभाजित कराया जा सकता है उसे क्या कहेंगे? देखिए, उसे हम एक्सप्लांट कहते हैं। एक्सप्लांट, पादप से कुछ कोशिका को निकाल करके हम प्रयोगशाला में उसको विभाजन के लिए उत्प्रेरित करते हैं और उससे कोशिकाएं फिर पादप और फिर ये सब बनाते हैं। उस प्रक्रिया में जो हम इस्तेमाल करते हैं पादप से निकाल के, उसको हम एक्सप्लांट कहते हैं। एक्सप्लांट, प्लांट से निकाला गया हिस्सा, एक्सप्लांट। अनुभाग को याद कीजिए, हमने बताया था कि पौधों में वृद्धि उन्मुक्त होती है, अर्थात यह परिमित या अपरिमित हो सकता है। देखिए, जो एक बीजपत्री पादप थे, आपने देखा था कि उनके जो पादप की वृद्धि है वो निश्चित सीमा तक होती है, उसके बाद वो कुछ दिनों बाद वो मर जाते हैं पौधे। लेकिन द्विबीजपत्री पौधे ज़्यादातर बहुवर्षीय हैं और इनका जो वृद्धि है वो अनलिमिटेड होता है, पूरे जिंदगी भर वो वृद्धि कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पादपों में विभेदन भी उन्मुक्त होता है, क्योंकि ठीक उसी विभाज्योतक से पैदा हुए ऊतक या कोशिकाएं परिपक्व होने पर भिन्न संरचनाएं तैयार करती हैं। ठीक है, तो जो विभाज्योतक से बनी कोशिकाएं हैं वो विभेदित हो जाती हैं, उससे मृदोतक, स्थूलकोणोतक, दृढ़ोतक, जाइलम, फ्लोएम इस टाइप की कोशिकाएं बनती हैं और ये पादपों के विभिन्न भागों का निर्माण करते हैं। पादपों में जो कोमल वाले भाग हैं वहां पर मृदोतक होते हैं,
थोड़े से मजबूत वाले भाग है, जैसे कि रोज़ प्लांट आपके घर में, उसका जो तना है वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, थोड़ा सा इलास्टिक टाइप का है, वहाँ पर स्थूल कोलोत्तक यानी कोलेन कैमेटस होता है। बहुत मजबूत वाले भाग जो होते हैं उसमें स्क्लेन कैमेटस होता है, जैसे कि नारियल का तोड़ने वाला भाग है या मजबूत तना है वहाँ पर। और जाइलम फ्लोएम तो आप जानते ही हैं। कोशिका ऊतक की परिपक्वता के समय अंतिम संरचना कोशिका के आंतरिक स्थान पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए शिखाग्र विभवजोतक से दूरस्थ कोशिकाएं मूल गोप कोशिका के रूप में विभेदित होती हैं, जबकि जिन्हें बाहरी वलय की ओर ढकेल दिया जाता है बाह्य त्वचा के रूप में परिपक्व होती हैं। क्या आप उन्मुक्त विभेदन का कुछ और उदाहरण जोड़ना चाहेंगे जो कोशिकीय स्थिति तथा पादप अंगों में उनके स्थान को दर्शाता है? तो बहुत सारी जगह बताया मैंने तो आपको, है ना। अभी अभी जो मृदोतक है, स्थूल कोणोतक है, स्क्लेन कैमेटस जिसको दृढ़ोतक कहते हैं, सब मैंने बताया अभी, वही चीज़ है। मूल गोप क्या होता है? रूट कैप होता है। तो रूट कैप की जो कोशिकाएं हैं वो भी मूल शीर्ष की कोशिकाओं से ही बने हैं, लेकिन वो बाहर की तरफ धकेल दिए गए, जो उसके ऊपर एक सुरक्षात्मक आवरण बना दिया, जिसको मूल गोप कहते हैं। ठीक है। और पीछे की ओर जो कोशिकाएं बन रही हैं वो कोशिकाएं आकार में वृद्धि करके जड़ के लंबाई को बढ़ाते हैं। अब है परिवर्धन। परिवर्धन क्या है? जैसे कि आपने अंडाणु शुक्राणु का निषेचन कराया, जिससे बना एक जाइगोट या युग्मनज। अब उसका परिवर्धन होगा, वो भ्रूण में विकसित होगा, फिर भ्रूण जो है आगे जब अंकुरित करेगा तो पादप में विकसित होगा। तो इसको हम परिवर्धन कहते हैं। ठीक है। हालांकि परिवर्धन के बारे में ज़्यादा विस्तार से मैं आपको पादप प्रजनन में पढ़ाऊंगा, जो कि 12वीं का कोर्स है, पादप प्रजनन। परिवर्धन वह शब्द है जिसके अंतर्गत एक जीव के जीवन चक्र में आने वाले वे सारे बदलाव शामिल हैं जो बीजांकुर एवं जरावस्था के बीच आते हैं। तो ठीक है, परिवर्धन में वो सारी चीज़ें हैं। बीजांकुरण का मतलब है जब बीज जर्मिनेट करता है, अंकुरण करता है, पौधा बनाता है। और जरावस्था का मतलब होता है बुढ़ापा और मौत। इस बीच में पौधा जो है जर्मिनेट करके बड़ा भी होता है, बूढ़ा होकर मर भी जाता है। अगर आप 1 वर्षीय पौधों में इसका अध्ययन करें, जैसे धान है, गेहूं है, जौ जई राई है, बाजरा है, इनमें आप अध्ययन करें तो 3-4 महीने में वो अपना पूरा जीवन समाप्त कर लेते हैं। तो आपको इनके अध्ययन करने में आसानी होगा। लेकिन आप अगर किसी बड़े पेड़ बनने वाले पौधे को पकड़ लेते हैं तो आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो पेड़ का जीवन समाप्त नहीं हो पाएगा, इसलिए आप उसका सही अध्ययन नहीं कर पाएंगे। चित्र में ये देखिए, एक पादप कोशिका के विकासात्मक प्रक्रम का अनुक्रम देखिए क्या होता है। सबसे पहले आप देखिए यहां पर विभज्योतक है। ठीक है। तो यहां से जो है कोशिका का विभाजन होगा। ठीक है, प्लाज्मेटिक वृद्धि के द्वारा। प्लाज्मेटिक वृद्धि का मतलब है कोशिका जब आकार में वृद्धि करता है तब उसके विभाजन करने के लिए उसका विभाजन करना आवश्यक हो जाता है। फिर विभाजन करने के बाद जो कोशिकाएं बनी, उन कोशिकाओं में विभेदन हुआ और विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं बनी। ठीक है। और इस बीच में कोशिकाओं का दीर्घीकरण भी हुआ। दीर्घीकरण का मतलब है कोशिकाएं अपने आकार में वृद्धि कर ली हैं, और वृद्धि को ही आकार की कोशिकाएं जो है परिपक्वता दर्शाते हैं। अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं बन जाते हैं। फिर परिपक्व कोशिका जो है आगे चल के जरावस्था में चली जाती हैं और पादप की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। पादप की कोशिकाओं में होने वाले परिवर्धन की क्रमिक प्रक्रियाओं को रेखा चित्र के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह ऊतकों अवयवों पर भी लागू होता है। तो सिर्फ कोशिकाओं पे ही नहीं भाई, ये तो सभी पे लागू हो जाएगा, क्योंकि कोशिका से ही तो पूरा पादप बना है या जंतु बना है। अगर कोशिकाओं में कोई चीज हो रहा है तो उसका सीधा प्रभाव आपको शरीर में दिखेगा। पौधे पर्यावरण के प्रभाव के कारण या जीवन के विभिन्न चरणों में विभिन्न पथों का अनुसरण करते हैं ताकि विभिन्न तरह की संरचनाओं का गठन कर सकें। ठीक है। तो पर्यावरण प्रभाव, भाई कभी तापक्रम बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत कम हो गया, पानी नहीं है, हवा में तो दिक्कत नहीं होता जनरली, तो अलग अलग तरीके से वो अपना जीवन में विभिन्न भागों मतलब विभिन्न पथों पर का अनुसरण करते हैं और अपनी वृद्धि को दर्शाते हैं। जब अनुकूल परिस्थिति रहेगी तो बहुत तेजी से वृद्धि करते हुए दिखते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में वो जीवन के साथ संघर्ष करने लगते हैं। इस क्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं। प्लास्टिसिटी का मतलब होता है सीधा सीधा कि प्रतिकूल परिस्थिति में अपने आप को ढाल के, अपने आप को अनुकूलित करके भी वो अपना जीवन जीने में सक्षम होते हैं। इसीलिए आप पौधों को देखना, कितना भी गर्मी हो, कितना भी ठंड हो, वो अपने जगह में एक जगह खड़े हैं, स्थिर हैं,
उसके बावजूद वो जिंदा है। आप तो थोड़ा सा भी पानी, बरसात, गर्मी, ठंड होती है तो आप घर में दुबक के सो जाते हो, लेकिन वो नहीं घुस पाते हैं। उदाहरण के तौर पे कपास है, धनिया है, लाक्सपार है, में विभिन्न आकार की पत्तियां। इन पौधों में पत्तियों का आकार किशोरावस्था में, परिपक्व अवस्था में भिन्न होते हैं। तो शुरुआत में पत्तियों का आकार अलग रहता है, बाद में पत्तियों का आकार बदलते चले जाता है जीवन के अलग अलग अवस्थाओं में, क्योंकि ये पर्यावरण के साथ अपना अनुकूलन अलग अलग अवस्थाओं में दिखाते हैं। दूसरी तरफ बटर कप में पत्तियों का आकार वायु भागों में अलग होता है और जल के अंदर अलग होते हैं। देखिए क्या होता है कि कुछ पौधे जो जल में रहते हैं वो जल से ऊपर निकल आते हैं ऐसे, तो जल से ऊपर निकला हुआ जो भाग होता है वायुवी भाग, उसकी पत्तियां यूनिफॉर्म होती हैं, जैसे पीपल, बरगद वगैरह की पत्तियां होती हैं वैसा दिखती हैं। लेकिन जो पत्तियां पानी के अंदर डूबी रहती हैं वो पत्तियां कटी फटी सी रहती हैं, सिरेटेड रहती हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो दो प्रकार की पत्तियों का होना वो विषम पर्णता कहलाती है। विषम पर्णता का यह दृश्य प्लास्टिकता या सुघट्यता का भी एक उदाहरण है। अपने आप को वो अलग अलग परिस्थितियों में ढालते हैं। तो आप ये देख सकते हैं लाक्सपार एवं बटर कप में विषम पर्णी। ठीक है, तो लाक्सपार देखिए कि तरुण अवस्था में, यंग अवस्था में इसकी पत्तियां इस टाइप से बनी हुई हैं और प्रौढ़ अवस्था में ये वृद्धि करके इस टाइप से बन जाती हैं। ठीक है, जबकि ब जो है बटर कप है, आप देख सकते हैं पार्थिव आवास और जलीय आवास। तो ये लैंड में जो रहता है तो इसकी पत्तियां यूनिफॉर्म रहेंगी, फैली हुई, लेकिन जल के अंदर जो पत्तियां रहती हैं वो कटी फटी रहती हैं, क्योंकि जल का जो बहाव होता है उससे ये पत्तियां डैमेज नहीं हो पाती। अगर इस टाइप की पत्तियां जल के अंदर डूबी रहेंगी तो जल के प्रवाह से वो डैमेज हो जाएंगी, इसलिए दो प्रकार की पत्तियां इसमें विकसित की जाती है। अतः एक पौधे के जीवन में वृद्धि, विभेदन और परिवर्धन बहुत ही निकट संबंध रखने वाली घटनाएं हैं। तो पहले बड़ा होता है, उसकी कोशिकाएं अलग अलग विभेदन करती हैं, परिवर्धन मतलब विकास होता है ना। व्यापक तौर पे परिवर्धन को वृद्धि एवं विभेदन के योग के रूप में माना जा सकता है। ठीक है, तो परिवर्धन क्या बोल सकते हैं अपन? परिवर्धन मतलब विकास हुआ ना किसी भी जीव जंतु का, तो उस दौरान क्या क्या हुआ? वृद्धि और विभेदन, उसमें बड़ा होते चला गया वो और उसकी कोशिकाएं उधर अलग अलग कार्य करने के लिए विभेदित होते चले गए, उसी को परिवर्तन कह सकते हैं। तो इसको जरा सा ध्यान रखेंगे, ये जो लाइन है इसको, पौधों में परिवर्धन अर्थात वृद्धि एवं विभेदन दोनों आंतरिक एवं बाह्य कारकों से नियंत्रित हैं। आंतरिक कारकों में कोशिकाएं कितना तेजी से वृद्धि कर रही हैं, विभाजन कर रही हैं और क्यों ऐसा हो रहा है। दूसरा, बाह्य कारकों में आपका तापक्रम है, लाइट है, पानी है, मिट्टी है, ये सब है। आंतरिक कारकों में अंतरकोशिकीय आनुवांशिक तथा अंतरकोशिकीय कारक जैसे पादप वृद्धि नियामक रसायन शामिल होते हैं। भाई देखिए, कई पादप ऐसे हैं जो आनुवांशिक तौर पे बौने होते हैं, जैसे आप मटर के पौधे में सुने होंगे, मेंडल ने जो कार्य किया था, बौने मटर के पौधे और लंबे। तो अगर जीन ही बौना या लंबा करने का है, तो अगर बौना करने वाला जीन है तो आप उसको कितना भी पोषण दें वो लंबा नहीं हो सकता। दूसरा कि उसमें हार्मोन्स जो हैं, वृद्धि नियामक हार्मोन्स, देखिए पादपों में 5 प्रकार के हार्मोन हैं, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, उसके बाद एथिलीन और एब्सिसिक एसिड। तो पहले जो 3 हैं, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये वृद्धि को बढ़ाने वाले हैं, जबकि अंतिम 2 जो हैं एथिलीन और एब्सिसिक एसिड, ये वृद्धि को कम करने वाले हैं, जरावस्था पैदा करने वाले हैं। इसलिए पादप हार्मोन्स को अपन वृद्धि नियामक कहते हैं, क्योंकि वो पादप की वृद्धि को वो कम ज्यादा दोनों करते हैं अलग अलग। जबकि बाह्य कारकों के अंतर्गत प्रकाश, तापक्रम, जल, ऑक्सीजन तथा पोषक आदि शामिल होते हैं। तो अगर ये चीजें उनको अनुकूल परिस्थिति में मिलते हैं तो निश्चित है कि पादप ज्यादा तेजी से वृद्धि कर पाएंगे दूसरे की तुलना में। ठीक है, अब है पादप वृद्धि नियामक। तो जैसा मैंने आपको कहा कि पादप वृद्धि नियामक में 5 हार्मोन हैं, उनको नियामक हम इसलिए कहते हैं कि 3 हार्मोन वृद्धि को बढ़ाते हैं और 2 हार्मोन वृद्धि को कम करते हैं, जरावस्था पैदा करते हैं, इसलिए उनको हम नियामक कहते हैं। तो इनकी विशिष्टताएं क्या हैं? तो ये चूंकि हार्मोन है, ज्यादातर ये प्रोटीन के रूप में होते हैं, कम मात्रा में स्रावित होते हैं, पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में ज्यादातर जा सकते हैं, 1-2 को छोड़ करके, और पौधे के लगभग सभी भागों में इनका प्रभाव पड़ता है, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड को छोड़ करके। पादप वृद्धि नियामक विविध रासायनिक संगठनों वाले साधारण तथा लघु अणु होते हैं। ठीक है, तो छोटे अणु हैं, हार्मोन्स हमेशा
प्रोटीन के अगर बने हैं तो भी वो छोटे अणु ही होते हैं। ये इंडोल सम्मिश्रण, इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA, एडेनिन भी उत्पन्न, परफ्यूरिल एमिनो प्यूरिन कैंटीन, कैरोटीनॉइड तथा वसमलों के भी उत्पन्न एसिटिक एसिड ABA, टर्पिन जिब्रेलिक एसिड GA, या गैसेस एथिलीन आदि हो सकते हैं। अब देखिए ये जो 3-4 लाइन है ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग एक पढ़ते हैं ऑक्सीन, है ना, पौधे का एक हार्मोन है ऑक्सीन। इसी ऑक्सीन को इंडोल 3 एसिटिक एसिड या IAA भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो IAA है ये इंडोल से बना हुआ है, ये तो आप नाम से याद कर सकते हैं, इंडोल 3 एसिटिक एसिड इंडोल से बने होते हैं। ठीक है, लेकिन जो काइनेटीन है, देखिए काइनेटीन क्या है, ये एक प्रकार का साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन पौधे का दूसरा हार्मोन साइटोकाइनिन ये है। तो ये जो काइनेटीन या साइटोकाइनिन है ये एडेनिन व्युत्पन्न है। मतलब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल आप पढ़े होंगे। एडेनिन एक नाइट्रोजनस क्षार है, इससे बना हुआ व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न किया हुआ परफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन है। परफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन, क्योंकि एडेनिन खुद एक प्यूरिन है, उसके साथ कुछ और चीजें एमिनो ग्रुप, परफ्यूरिल ग्रुप जुड़ करके परफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन बनाया है जो काइनेटीन कहलाता है। इसके अलावा जो एसिटिक एसिड है, सॉरी जो एब्सिसिक एसिड है, यहां पर गलत लिख दिया है एब्सिसिक एसिड, इसको आप एब्सिसिक एसिड कहेंगे। ठीक है, ABA एब्सिसिक एसिड, ये हार्मोन है। ये किसका बना हुआ है, कैरोटीनॉइड तथा वसा अम्ल यानी फैटी एसिड। कैरोटीनॉइड पादप में पाए जाने वाले पिगमेंट हैं, वर्णक हैं। ठीक है, कैरोटीनॉइड तथा वसा अम्ल। वसा अम्ल क्या है, फैटी एसिड। जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल मिल जाते हैं तो फैट बनता है। तो कैरोटीनॉइड और वसी अम्ल मिलकर के आपका एब्सिसिक एसिड बनाए हैं। जबकि जो जिब्रेलिन है GA, जिब्रेलिन जो है जिब्रेलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो ये जिब्रेलिन जो है वो बनता है टर्पीन से, टर्पीन से बनता है। और एथिलीन तो खुद एक गैस है, एथिलीन गैस। तो कौन कौन से हार्मोन किस किस चीज से बने हैं ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नीट में एग्जैक्टली यही पूछ देगा कि बताइए काइनेटीन क्या है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि ये एडेनिन का परफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन व्युत्पन्न है। परफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन व्युत्पन्न है एडेनिन का, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। और मान लो एब्सिसिक एसिड पूछ देता है तो आप लिखेंगे कैरोटीनॉइड तथा फैटी एसिड का ये व्युत्पन्न है। वैसे टर्पीन का व्युत्पन्न है जिब्रेलिक एसिड यानी जिब्रेलिन। इन चीजों को विशेष बार बार मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये पूछेगा। पादप वृद्धि नियामक को पाठ्य सामग्री में पादप वृद्धि तत्व, पादप हार्मोन तथा फाइटो हार्मोन के नाम से भी वर्णित किया जाता है। तो एक्चुअली ये पादप हार्मोन ही है, क्योंकि वृद्धि को कम और ज्यादा दोनों कर सकता है, इसलिए नियामक कह देते हैं अपन। पादप वृद्धि नियामक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इंग्लिश में PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को व्यापक रूप से एक जीवित पौधे में उनकी कार्यशीलता के आधार पर 2 समूह में बांटा जा सकता है। मैंने कहा ना कि पहले 3 जो हैं ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये वृद्धि को बढ़ाते हैं, और अंतिम 2 यानी कि एथिलीन और एब्सिसिक एसिड ये वृद्धि को कम और जरावस्था की तरफ लेके जाते हैं। PGR का एक समूह वृद्धि उन्नयन क्रियाकलापों में लगा होता है। वृद्धि को बढ़ाना, उन्नयन मतलब बढ़ाना, जैसे कोशिका विभाजन, कोशिका का प्रसार यानी विस्तार, बड़ा हो जाना। प्रतिमान संरचना का मतलब कोशिकाओं के द्वारा जो बहुत सारी संरचनाएं बनाती हैं। ट्रॉपिक या अनुवर्ती वृद्धि मतलब वृद्धि करना और कहीं मुड़ उड़ जाना, ऐसा। पुष्पन, फलीकरण, बीज संरचना आदि। ठीक है, इन्हें वृद्धि, पादप वृद्धि नियामक भी कहा जाता है, जैसे ऑक्सीन, जिब्रेलिन तथा साइटोकाइनिन। तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि पादप की वृद्धि को बढ़ाने वाले में ये तीनों नाम आते हैं, ऑक्सीन, जिब्रेलिन तथा साइटोकाइनिन, जबकि बाकी दोनों कम करते हैं। उसके समूह के दूसरे PGR तथा दबाव के प्रति पादपों की अनुक्रिया समूह के दूसरे PGR में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही वे विभिन्न वृद्धि बाधक क्रियाकलापों जैसे प्रसुप्ति एवं विकलन में भी शामिल होते हैं। देखिए,
प्रसुप्ति का मतलब होता है डॉर्मेंसी। जब बीज का निर्माण होता है उस समय बीज के अंकुरण के लिए और उसके विकास के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं। तो पौधे क्या करते हैं, बीज के अंदर एब्सिसिक एसिड और एथिलीन का जमाव कर देते हैं। वो बीज के अंकुरण को रोक के रखते हैं कुछ निश्चित समय के लिए। कब तक के लिए? जबकि वातावरण अनुकूल ना हो जाए तब तक के लिए। इसलिए तब तक वो बीज अंकुरित नहीं होगा, इसे प्रसुप्ति कहते हैं। और विगलन का मतलब होता है अलग हो जाना, टूट के गिर जाना। जैसे आप देखना कि पत्तियां हैं, फल हैं, ये निश्चित समय बाद टूट के गिर जाते हैं। आपने अपने जीवन में बहुत बार, सैकड़ों बार ऐसा देखा होगा कि आप किसी पेड़ के नीचे खड़े हैं, गुजर रहे हैं, तो पत्तियां टूट के नीचे गिर रही हैं। कई बार आपको कुछ फल भी गिरते हुए दिखे होंगे, आम वगैरह है, आपने कभी ऐसा देखा होगा कि अपने आप फल टूट के गिर जा रहा है। तो उस प्रक्रिया को हम विगलन कहते हैं, एब्सिशन इंग्लिश में कहते हैं एब्सिशन, और वो एब्सिसिक एसिड करता है। तो प्रसुप्ति का काम और एब्सिशन का काम एब्सिसिक एसिड करता है। एब्सिसिक एसिड PGR इसी समूह का सदस्य है, ठीक है। गैसीय PGR एथिलीन किसी भी समूह के साथ बैठ जाता है, लेकिन व्यापक तौर पर यह वृद्धि बाधक क्रियाकलापों में आता है, ठीक है। मान लो आप एथिलीन का एक कार्य देखें कि फलों को पकाता है, तो फलों को पकाना एक प्रकार से वृद्धि कराना हुआ, लेकिन वो बीज की प्रसुप्ति में, फलों के टूटने में, पत्तियों के टूटने में जब मदद करता है तो वृद्धि बाधक के रूप में आता है। तो ज्यादातर कार्य इसके वृद्धि बाधक के रूप में आएंगे। तो दो हैं एथिलीन एब्सिसिक एसिड जो वृद्धि के बाधक हैं, बाकी तीनों वृद्धि के सपोर्टर हैं, ठीक है। अब है पादप वृद्धि नियामकों की खोज। देखिए, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन की खोज कैसे कैसे हुई, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। रोचक बात यह है कि PGR के 5 प्रमुख समूहों में प्रत्येक की खोज मात्र एक संयोग है। ये पांचों संयोगवश खोजे गए हैं। देखिए, इसकी शुरुआत चार्ल्स डार्विन और उनके पुत्र फ्रांसिस डार्विन के अवलोकन से हुई, जब उन्होंने देखा कि कैनरी ग्रास का प्रांकुल चोल यानी कोलियोप्टाइल एक पार्श्वी प्रदीपन के प्रति अनुक्रिया करता है और प्रकाश के उद्गम की तरफ वृद्धि करता है, प्रकाश अनुवर्तन करता है। अब इसमें क्या क्या लिखा है इनको आप थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। इन्होंने कार्य किया कैनरी ग्रास पे। घास है एक प्रकार का जो कि एक बीजपत्री पौधा है, ठीक है। इसका बीज अपन लेते हैं, उसको अंकुरित कराते हैं। तो अंकुरित कराने से जो अंकुरण निकलता है इसको आप कोलियोप्टाइल या प्रांकुल चोल कह सकते हैं। वैसे कोलियोप्टाइल जो है इसके अंदर जो भ्रूण होता है उसका एक कैप जैसा स्ट्रक्चर होता है और वो निकल आता है ऊपर में। तो आप ये कह सकते हैं कि कैनरी घास का जो बीज है वो अंकुरित हुआ, तो अंकुरण से ये जो बना वो एक प्रकार से कोलियोप्टाइल कहलाता है। अब इसको आप एक पार्श्वीय प्रदीपन का मतलब होता है एक तरफ से उसको प्रदीप्त किया है, हमने एक तरफ से प्रकाश दिया है। जैसे कि ये प्रांकुल है, चोल है, इसको एक तरफ से प्रकाश दिया तो उस तरफ वृद्धि करके मुड़ गया। मुड़ता क्यों है इसको भी आप समझ लीजिए पहले, कि मान लो ये इस दिशा में मुड़ रहा है तो उसके पीछे कारण है कि इधर वाली ऊतकें ज्यादा वृद्धि कर गई हैं, इधर वाली ऊतकें कोशिकाएं ज्यादा वृद्धि कर गई, जबकि इधर की ऊतकें कोशिकाएं कम वृद्धि कर पाई हैं। इसके कारण से धक्का देके ऐसे मुड़ गया है। मैं आपको पहले कारण बता देता हूं ताकि आप इसको ठीक से समझ पाए। देखिए, पौधे में जो ऑक्सिन हार्मोन बनता है वो पौधे के शीर्ष में ज्यादा बनता है, और ऑक्सिन जो है अंधेरे में ज्यादा और प्रकाश में कम बनता है। इसको जो विशेष ध्यान से सुनिए कि ऑक्सिन अंधेरे में ज्यादा बनता है, और ऑक्सिन जो है पौधे की वृद्धि कराने में मदद करता है। अब आप ये समझिए कि आपने इस तरफ से प्रकाश दिया तो प्रकाशित वाले भाग में ऑक्सिन कम बना और अपोजिट वाले भाग में ऑक्सिन ज्यादा बना। जैसे आपने इस दिशा में प्रकाश दिया है, देख सकते हैं, है ना, तो इस दिशा में ऑक्सिन कम बना तो इधर की वृद्धि कम हुई, जबकि प्रकाश जिधर नहीं पड़ रहा है उधर की वृद्धि ज्यादा हो गई कि ऑक्सिन ज्यादा बन गया इधर। इसलिए ये ज्यादा वृद्धि कर गया, ये कम वृद्धि कर पाया, इसलिए ये प्रकाश की तरफ मुड़ गया।
उसी को लिखा है, देखिए, एक पार्श्वीय प्रदीपन, मतलब एक तरफ से प्रदीप्त किया के प्रति अनुक्रिया करता है और प्रकाश के उद्गम की तरफ वृद्धि करता है, उसी तरफ वृद्धि करके मुड़ गया। इसीलिए आप खिड़की में किसी पौधे को रखते हैं तो बाहर की तरफ थोड़ा मुड़ जाता है, क्योंकि बाहर से आता है प्रकाश, उस दिशा में पौधा कम वृद्धि कर पाता है, अपोजिट टिश्यू ज़्यादा वृद्धि करते हैं, इसलिए पादप मुड़ जाता है। मैं आपको बता दूं कि आपके घर में कोई पौधा है जिसको आप जल्दी जल्दी लंबा करना चाहते हो, तो आप क्या करिए, उस पौधे को उठा करके गमले से आप किसी अंधेरे कमरे में रख दीजिए। 24 घंटा 30 घंटा अधिकतम 48 घंटे तक रखिए, उससे ज़्यादा मत रखिए अंधेरे में। उसके बाद उसको धूप में रख दीजिए, फिर 2-3 दिन बाद फिर वैसी प्रक्रिया करिए। ये करते रहिए 1-2 महीने तक। तो अंधेरे में चूंकि ऑक्सीजन का निर्माण ज़्यादा होता है तो पौधा ज़्यादा तेजी से वृद्धि कर जाएगा। लेकिन आप ज़्यादा समय के लिए 48 घंटे से ज़्यादा आप मत रखिए, क्योंकि ज़्यादा देर तक रखेंगे तो उसके क्लोरोफिल नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसके लिए प्रकाश चाहिए रहता है, और क्लोरोफिल नष्ट हो जाएगा तो पौधा पीला पड़ के मर भी सकता है। उसको एटियोलेटेड कहते हैं, पौधा पीला पड़ के मर जाएगा या पीला पड़ के कमज़ोर हो जाएगा, उसे एटियोलेटेड कहते हैं। अंधेरे में पौधा वृद्धि करता है तो, लेकिन लंबा ज़्यादा हो जाता है। तो डार्विन ने यह देखा कि कैनबरी घास जो है वो प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है। प्रयोगों की एक लंबी श्रृंखला के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रांकिल चोल की नोक संचारणी प्रवाह की जगह है, जो संपूर्ण प्रांकुर चोल के मुड़ने का कारण है। क्योंकि इसके बाद 3-4 और साइंटिस्ट हुए, एक तो आपका बोयसन जेनसन हुए, एक वेंट हुए, ठीक है, उसके बाद जो है हैगन स्मिथ, ऑक्सलेबेन, ये सब साइंटिस्ट हुए। इन्होंने ये बताया कि कोई ऐसा पदार्थ उसके सिरे पर बन रहा है जो पदार्थ नीचे विस्तृत होकर आ रहा है, और प्रकाश की जिधर पड़ रही है उधर कम और जिधर नहीं पड़ रही उधर ज़्यादा आ रही है, इसलिए अनइक्वल ग्रोथ हुआ, बराबर ग्रोथ नहीं हुआ, वृद्धि नहीं हुआ, इसलिए मुड़ गया। ठीक है, चित्र को आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें और भी कई प्रक्रियाएं की गई, जैसे इसके सिरे को जब काट दिया गया तो देखा गया कि नहीं मुड़ा, सिरे को वापस रख दिया गया तो फिर मुड़ा, है ना। या फिर आप उन सिरों को अगार जेल में रखने के बाद अगार जेल को रखे तो भी मुड़ा, क्योंकि अगार जेल में वो चीज़ चला गया। मतलब कि इसके सिरे में जो है कैप जैसा, उसमें वो ऑक्सीजन बना है और वहाँ से वो नीचे की ओर आया है, जिसके कारण से वो एक दिशा में मुड़ गया है। ठीक है, ऑक्सीजन की खोज F.W. वेंट के द्वारा जई के अंकुर के प्रांकुल चोर शिखर से की गई है। जई यानी ओट, एवेनस सेटाइवा, उसका भी जर्मनिंग ऐसी अंकुरण, उसमें भी यही प्रक्रिया इन्होंने किया। और इन्होंने क्या किया, बहुत सारे के टुकड़े को काट करके, ऊपर के सिरे के टुकड़े को काट करके, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, देखिए मैं आपको समझाता हूँ इसको ठीक से। जैसे कि जई को इन्होंने बहुत सारे जई को अंकुरित करा लिया, फिर मान लो कि ये अगार जेल है, अगार जेल बनाया हुआ, ठीक है। इसमें आपने इनके टुकड़ों को काट काट के अगार जेल में इस तरह से रख दिया, इस तरह से रख दिया अगार जेल में, बहुत सारे टुकड़ों को काट काट के सिरे का, और रहन दिया कुछ घंटों के लिए। तो ये जो सिरे में ऑक्सीजन बना है वो इस अगार जेल में चला गया, फिर इस अगार जेल को टुकड़े में काट करके उस तरह का एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, तो देखा गया कि उसके द्वारा भी पौधे का वो जो शीर्ष है वो मुड़ रहा है। मतलब ये है कि जो शीर्ष को काट के आपने अगार जेल में रखा था, तो अगार जेल में वो पदार्थ पहुंच गया और उस पदार्थ को इन्होंने ऑक्सीजन के नाम से बताया। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑक्सीजन की खोज। ठीक है, एक मिनट पानी पी लेता हूं फिर आगे पढ़ाता हूं। ठीक है, अब देखिए जिब्रेलिन की खोज कैसे हुई, इसको जरा ध्यान से सुनिए। जापान में जब धान के पौधों को लगाया जाता है तो उसमें कई बार एक बीमारी हो जाती है जिसको हम बकाना डिजीज या फुलिश सीडलिंग डिजीज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि धान का बीज अंकुरित होता है, उसका पौधा पहले शुरू में तेजी से वृद्धि करता है, फिर अचानक मर जाता है।
ऐसा देखा गया है उसको। उसे फुलिश सीडलिंग यानी कि मूर्ख बनाने वाला अंकुरण या बकना डिजीज के नाम से जाना जाता है वहां पर। फिर उसमें आगे काम किया गया साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो कुरोसावा ने यह देखा कि इन पौधों में एक कवक नहीं, कुरोसावा से पहले सवाडा थे, सवाडा ने यह देखा कि इन पौधों में जो इस तरह का किए हैं उनमें एक कवक का इन्फेक्शन है, संक्रमण है। उस कवक का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकुराई। उस कवक का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकुराई, जिसमें ये पौधे में अंकुरण है, मतलब इन्फेक्शन है। और कुरोसावा ने उसी फंगस से उस केमिकल को निकाला जो पौधे की प्रारंभिक रूप में तेजी से वृद्धि करने का कारक था। हुआ क्या, देखिए कि इस पौधे में जब अंकुरण किया तो इसमें एक कवक का इन्फेक्शन हो गया। तो पहले तो उसने जिब्रेलिक एसिड दिया जिससे पौधा तेजी से वृद्धि कर गया थोड़ा सा, लेकिन बाद में चूंकि कवक जो है वो परजीवी है, वो उसके ऊतकों को खाने लगता है, उनको नष्ट करने लगता है, तो पौधा मर जाता है। तो कवक से इस केमिकल को इन्होंने अलग किया और उसका नाम रखा जिब्रेलिक एसिड। बाद में दूसरे पौधों में भी ये जिब्रेलिक एसिड खोजा गया। आज के दिनों में 100 से ज़्यादा जिब्रेलिक एसिड यानी जिब्रेलिन खोजे जा चुके हैं, जो GA1 से लेकर के GA100 तक ऐसे नाम देते हैं। जिसे पौधे में जो सामान्यतः पाया जाता है वो GA3 पाया जाता है, GA3 ये पाया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जिब्रेला फ्यूजिकुराई नामक फंगस से जिब्रेलिन की खोज हुई, जो कि जापान में बकना रोग के लिए या फुलिश सीडलिंग रोग के लिए जिम्मेदार था, ठीक है। अब देखिए काइनेटिन यानी साइटोकाइनिन की खोज कैसे हुई। तो देखिए साइटोकाइनिन की असल में खोज जो है वो एक जंतु में हुई है, ठीक है। उस जंतु का नाम है हेरिंग फिश, एक मछली है हेरिंग फिश। उस हेरिंग फिश के जो स्पर्म है, शुक्राणु, उसके अंदर जो DNA है उसके साथ जुड़ा हुआ एक केमिकल मिला था जिसको हम कहते हैं काइनेटिन। फिर बाद में एक जिएटिन नाम का केमिकल मिला जो कि मक्के के बीज से निकाला गया था, मक्का का बीज, उससे जिएटिन निकाला गया था। और बाद में काइनेटिन और जिएटिन को मिला के साइटोकाइनिन कह दिया गया। एफ स्कूग तथा उनके सहकर्मियों ने देखा कि तंबाकू के तने के अंतर पर्व यानी इंट्रानोडल खंड से अविभेदित कोशिकाओं का समूह तभी प्रचुरित हुआ जब ऑक्सीन के अलावा मीडियम में वाहिका ऊतकों के सत्व या ईस्ट सत्व या नारियल दूध या DNA पूरक के रूप में दिया गया। देखिए तंबाकू में से हमने मेडुला को निकाला, मेडुला पित्त, और पित्त को मीडियम में रखा। तो पित्त की कोशिकाएं विभाजन करना शुरू कर दी, लेकिन विभाजन कराने के लिए उनमें ऑक्सीन के अलावा कुछ दूसरे केमिकल भी डाले गए, जिसमें कुछ वाहिका ऊतकों के सत्व यानी जाइलम से निकाला हुआ सत्व यानी कि उसका एक्सट्रैक्ट या ईस्ट या नारियल पानी, इनको डाला गया या DNA पूरक के रूप में दिया गया। मतलब उनके कोशिकाओं को विभाजन के लिए और वृद्धि के लिए इनमें से कोई चीज़ दिया गया। आपको पता है नारियल पानी में काफ़ी मात्रा में साइटोकाइनिन होता है, ठीक है। उसके बाद मिलर एट अल ने साइटोकाइनेसिस को बढ़ावा देने वाले इस तत्व को पहचाना और इसका क्रिस्टलीकरण किया तथा काइनेटिन नाम दिया। तो मिलर ने इसको कहाँ से खोजा था पता है? मिलर ने इसको उसी हेरिंग नाम के फिश के शुक्राणु के DNA से जुड़ा हुआ मिला था इनको, हेरिंग फिश के DNA से काइनेटिन नाम दिया, ठीक है। अब एब्सिसिक एसिड के बारे में बताएं आपको। 1960 के मध्य में 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से 3 तरह के निरोधकों का शुद्धिकरण एवं उसका रासायनिक स्वरूप प्रस्तुत किया। वे निरोधक बिगलन-2 एवं डॉर्मिन है। देखिए इसमें 3 है। एक है निरोधक बी,
निरोधक बी, ठीक है, विगलन 2 यानी कि एब्सिसन 2 और डॉर्मिन। बाद में इन तीनों को मिलाकर के एब्सिसिक एसिड नाम दिया गया। ये तीनों को अलग अलग खोजा गया था, निरोधक बी, विगलन 2 और डॉर्मिन। बाद में उसको एब्सिसिक एसिड नाम दिया गया। H. कजिन 1910 ने सुनिश्चित किया कि पके हुए संतरों से निकला हुआ एक वाष्पशील तत्व पास में रखे बिना पके हुए केलों को शीघ्रता में पकाता है। बाद में इसी तत्व को एथिलीन के नाम से जाना गया, जो कि गैसीय पीजीआर है। आइए अब हम इन 5 तरह के पीजीआर के कार्य के प्रभाव का अगले भाग में अध्ययन करेंगे। तो कजिन ने यह देखा कि संतरे के साथ केले रखे हुए हैं तो केले पक जाते हैं, क्योंकि उनमें से एक गैस निकलती है संतरे से जो केले को पका रही है। उसी को एथिलीन गैस के रूप में जाना गया। ठीक है, अगले क्लास में बाकी चीजें पढ़ते हैं। थैंक यू, बाय।